नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। देखते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो लास्ट तक बने रहें और बेहतरीन प्रश्नों का यहाँ पे लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला प्रश्न फ्रेंड्स देखते हैं, मलेशिया का नया प्रधानमंत्री हाल ही में किससे बनाया गया है और इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन थे? दोनों प्रश्नों को आप याद कर लें। तो मलेशिया के सुल्तान ने पूर्व गृह मंत्री मुहिउद्दीन यासीन को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है। किसे बनाया है? मुहिउद्दीन यासीन को। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे वहाँ के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद। कौन थे? महातिर मोहम्मद थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह मुहिउद्दीन यासीन को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। और जो महातिर मोहम्मद है, उनके सत्ता में आने के बाद फ्रेंड्स मलेशिया की पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ गई थी, जो पहले इससे पहले के प्रधानमंत्री थे। इतना ही नहीं, महातिर ने कई बार भारत के अंदरूनी मामलों को लेकर टिप्पणियां भी की थीं। इसके कारण भारत और मलेशिया के संबंध पिछले 70 सालों में सबसे नीचे चले गए थे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मुहिउद्दीन यासीन। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल, हाल ही में 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई थी। इस दौरान भारत और जर्मनी ने प्रवास, आयुर्वेद और योग, व्यावसायिक रोग, समुद्री प्रौद्योगिकी सहित 17 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। कितनों पर? 17 पर। 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने 5 संयुक्त घोषणा पत्रों का भी आदान प्रदान किया, जिसमें रणनीतिक परियोजनाओं पर सहयोग, हरित शहरी विकास के लिए साझेदारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास और समुद्री कूड़े के निपटारे के लिए सहयोग पर विचार किया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सीपीआई के किस पूर्व सांसद और दिग्गज वामपंथी नेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि एक राजनीतिक दल है, कि दिग्गज नेता और पूर्व सांसद गुरुदास दासगुप्ता का भी हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन होगा। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में 3 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। ठीक है, और उन्होंने 2001 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का महासचिव के रूप में भी उन्हें नियुक्त किया गया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुरुदास दास गुप्ता, जो कि सीपीआई के पूर्व सांसद और उसके नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कितने महीने के अंदर पराली जलाने का मुद्दा सुलझाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है? पराली जलाने के संबंध में आप जरूर पढ़ लें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं पर भी इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। आखिर क्या है पराली? तो गेहूं कटने के बाद बचे हुए जो उसका वो रहता है पेड़ में, उसके कटने के बाद धान की बाली अलग कर ली जाती है, तो जो पुआल बचा रहता है उससे हम पराली कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे जलाने का नया रिवाज शुरू हो गया है। और इसके जलाने से क्या दिक्कत है? इससे वायुमंडल में प्रदूषण के साथ ब्लैक कार्बन बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है और इससे गर्मी या झुलसन भी बढ़ती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा है पराली को जलाना। तो कोर्ट ने छोटे व सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के संबंध में एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि योजना की रूपरेखा सभी राज्यों से परामर्श करने के बाद तैयार की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, यूपी और पंजाब सरकार को कहा है कि हर किसान को पराली के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से छोटे और मझोले किसानों को 7 दिनों में वित्तीय मदद दी जाए। और जो कोर्ट ने यहाँ पर घोषणा की है कि कितने महीनों के अंदर इसको निपटारा करना है, तो 3 महीने। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। ना सिर्फ यहाँ पे 3 महीने, बाकी मैंने सभी चीज़ें बताई कि आखिर पराली क्या है, इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 28 फरवरी 2020 से 1 मार्च 2020 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन, नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका 11वां संस्करण कहाँ होगा? नई दिल्ली में। इसका मुख्य बिंदु क्या रहा? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने 11वें कृषि विज्ञान केंद्र का जो सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इसका
मुख्य विषय क्या रहा, ये पूछा जा सकता है। प्रौद्योगिकी आधारित कृषि के लिए युवाओं को सशक्त करना, एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन नई दिल्ली। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए? तो चीन विश्व का सबसे बड़ा स्वाइन उत्पादक देश है, जहां कुछ समय पूर्व अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए। यह सबसे पहले 1920 में अफ्रीका में पाया गया था, इसीलिए इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फीवर रखा गया है। इसका कोई इलाज अभी तक नहीं है, इसी के कारण इससे ग्रसित होने वाले पशुओं की मृत्यु दर 100% मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब तक एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीप पर इसके कई मामले देखे जा चुके हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी 7 प्रदेश के राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया है? तो नेपाल कैबिनेट की आपातकालीन बैठक में सभी राज्यपालों को बर्खास्त करने का फैसला किया गया है। इन सभी राज्यपालों की नियुक्ति पिछली सरकार ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नई सरकार बनने के बाद से इन राज्यपालों को हटाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन सरकार गठन के 2 साल बीतने के बाद अचानक यह फैसला लिया गया कि सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। तो सही उत्तर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नेपाल। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। यूनिसेफ द्वारा पहल चलाई गई है और भारत के किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। तो वह पहल कौन सी है, प्रश्न में पूछा गया है। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या होगा, युवाल पहल। इसका लक्ष्य 10 से 14 साल के किशोरों हेतु शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इसके अलावा साल 2030 तक निजी क्षेत्रों के साथ कार्य करके 50 मिलियन युवा महिलाओं तथा 50 मिलियन युवाओं को इच्छुक आर्थिक अवसर प्रदान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यह पहल भारत में लिंगानुपात की चुनौती को कम करने में मददगार साबित होगी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, युवाल पहल यूनिसेफ द्वारा चलाई गई है। ठीक है, लॉन्च किया गया था और किससे मिलकर, भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आतंकवाद विरोधी रणनीति पर भारत डस्टिल्क 2019 नामक पहला सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या था? पर्वतीय, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स प्रश्न में, डस्टिल्क 2019 है किन के बीच, भारत और उज्बेकिस्तान, और मुख्यतः यह किस पर केंद्रित था? किस पर था? आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद विरोधी और आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है आयोजित किया गया। दोनों देश भी आप याद रखें, भारत और उज्बेकिस्तान। तो इस प्रकार से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा किस पूर्व कप्तान को पछाड़कर भारत के लिए सबसे ज्यादा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने? तो मुख्य तो प्रश्न में ही छुपा हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक T20 मैच खेलने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं भारत के? रोहित शर्मा। ठीक है, और किसे पीछे छोड़ के? महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ के। महेंद्र सिंह धोनी ने इससे पहले सर्वाधिक भारत के लिए 98 T20 मैच खेले थे, जिनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसने? रोहित शर्मा ने। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।